मैं डॉक्टर नगमा परवीन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ टेस्ट पार्ट ऑफ द केस टेकिंग। पिछली वीडियो में मैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस तक बता चुकी थी, तो अब हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट इसका। तो अब सेकंड पार्ट में दोस्तों फैमिली हिस्ट्री के बारे में जाननी होती है। फैमिली हिस्ट्री में पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड, मतलब कि पेशेंट के ब्लड रिलेशन में जितने लोग आते हैं उसके माँ के ख़ानदान में और उसके पापा के ख़ानदान में, यानी कि मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड। तो उसमें हम सब कुछ जानेंगे कि पेशेंट के ख़ानदान में उसके ब्लड रिलेशन में कौन कौन सा डिजीज़ है और या पहले था। ये सारी चीज़ की नॉलेज हमें होनी चाहिए। इसमें डिफरेंट टाइप की डिजीज़ के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि हर डिजीज़ से पेशेंट का माइज़म का पता चलता है। तो फिर सबसे पहले जानेंगे हम कि उसके ब्लड रिलेशन में किसी को इंसैनिटी की प्रॉब्लम थी कि नहीं, कोई पागलपन का किसी को प्रॉब्लम था या नहीं था, किसी को मिर्गी की प्रॉब्लम थी कि नहीं, एपिलेप्सी, किसी को जोड़ का दर्द का शिकायत था कि नहीं, रिमोटिज्म के बारे में। फिर पेप्टिक अल्सर के बारे में जानेंगे, कहीं पेट में कहीं पे उसका कोई अल्सर वगैरह का तो शिकायत नहीं था किसी का भी। फिर देखेंगे उसको पाइल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किसी को बवासीर का शिकायत था कि नहीं था। क्योंकि देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ हम इसलिए जानते हैं कि इसमें सोरा, सिफिलिस, एंसाइकोसिस, ट्यूबरकुलर माइजम सब कुछ हम लोग इस डिजीज के जरिए ही पता कर सकते हैं। तो इस हिसाब से उससे एंटीसोरिक या एंटीसाइकोटिक, एंटीसिफिलिटिक कौन सी मेडिसिन लगेगी, क्योंकि क्रोनिक केस में जब तक आप कोई एंटीमाइजमेटिक ट्रीटमेंट नहीं कीजिएगा तो आप पेशेंट को क्योर नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी डिजीज जाननी होती है। फिर चलते हैं और भी डिजीज के लिए। तो अस्थमा के बारे में जानेंगे, पेशेंट के किसी भी रिलेटिव को, जो भी ब्लड रिलेशन में किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है कि नहीं, सांस कष्ट का प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता। फिर पूछेंगे कि उसको एक्जिमा किसी को है कि नहीं, यानी कि स्किन का कोई रोग, स्किन का रोग में एक्जिमा। और भी बहुत सारे केस आते हैं, लेकिन हम लोग एक्जिमा के बारे में जानेंगे। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जानेंगे कि उसके खानदान में किसी को टीबी कभी हुआ है या नहीं हुआ है। फिस्टुला के बारे में जानेंगे। फिस्टुला के मतलब तो आप जानते ही हैं। खैर मैं यहाँ डिजीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर एक एक डिजीज़ के बारे में अगर आपको जाननी होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। फिर डायबिटीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किसी को शुगर है कि नहीं, कैंसर से कोई डेट किया है कि नहीं किया है, या फिर किसी को कैंसर है या नहीं है, कोई कैंसर से सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा। हाई बीपी के बारे में जानना चाहेंगे कि ब्लड प्रेशर किसी का हाई रहता है कि नहीं। फिर और भी कोई वेनरल डिजीज़ अगर पेशेंट बता सके तो, क्योंकि वेनरल डिजीज़ सभी कोई बता नहीं सकते हैं। किसी को भी अगर हुआ रहता है तो वो आपको आके डिस्कस करेगा नहीं, तो बहुत हद तक नहीं भी पता चल सकता है। रेनल कॉलिक के बारे में जानेंगे कि किसी को किडनी में स्टोन का कोई शिकायत है कि नहीं है। इस तरह से हमारी फैमिली हिस्ट्री कंप्लीट होती है। अब चले आते हैं हम पर्सनल हिस्ट्री पे। पेशेंट के पर्सनल हिस्ट्री को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसकी पर्सनल हिस्ट्री में हम जानेंगे कि किसी तरह का उसे बैड हैबिट तो नहीं है, किसी भी चीज़ का, स्मोकिंग का, वाइन का, ड्रिंकिंग का, टोबैको च्यूइंग का, या फिर उसके खान पीन में इरेगुलरिटी बोल करके तो नहीं है। खान पीन में टाइम का उल्टा पुल्टा होना, उसके सोने का उल्टा पल्टा होना, या फिर ऐसा हो कि खाने के बाद उसे सोने की आदत हो। दोपहर के टाइम लंच करने के बाद पेशेंट बहुत थोड़ी देर सोना चाहते हैं, तो उसका ये हैबिट है कि नहीं है। या फिर उसे चाय पीने की हैबिट है कि नहीं। ऐसा हैबिट कि जैसे नहीं पीने पे उसे कोई तकलीफ होने लगे, सर में दर्द होने लगे, चक्कर आने लगे या नींद आने लगे, तो ये सब हम जानेंगे। यहाँ तक कि पेशेंट को बहुत अच्छे से छानबीन करके आपको उसका बैड मैनर भी जानना होता है। सॉरी, बैड मैनर नहीं बोल सकते हैं, बैड हैबिट जानना होता है। पेशेंट में अगर कोई जेंट्स पेशेंट है तो आपको ये जानना होता है कि कहीं उसे मस्टरबेशन का हैबिट तो नहीं है। अगर लेडीज़ पेशेंट है तो उसे आपको जानना होगा कि अगर मैरिड है तो हस्बैंड के साथ है तो खुश है कि नहीं है। खुश नहीं है तो उससे आपको पर्सनली उससे क्वेश्चन करनी होती है। अगर उसके साथ कोई पेशेंट पार्टी है तो उसको आप साइड कर दीजिए और उससे आप पूछने की कोशिश करिए। अगर बता सके तो ठीक है, वरना आपको खुद से समझना पड़ेगा उसके इम्प्रेशन से। इस तरह से हमारा पर्सनल हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट होता है। फिर चले आते हैं वेदर रिएक्शन पे। वेदर रिएक्शन, इसमें हम जानेंगे कि पेशेंट हॉट ही है या चिली है। पेशेंट ज़्यादा ठंडा महसूस करता है या ज़्यादा उसे गर्मी लगती है। तो हॉट और चिली पेशेंट जान करके हम मेडिसिन का सिलेक्शन बहुत हद तक सही करते हैं, क्योंकि एक पेशेंट का जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो पेशेंट हॉट है या चिली पेशेंट है। तो इससे भी उसको माइज़म का पता चलता है। तो हम उससे सबसे पहले जानेंगे कि उसे सीज़न चेंज होने पे उसे तबीयत ख़राब होती है कि नहीं है। उसे जब गर्मी से ठंडा होता है या ठंडा से गर्मी आती है,
या फिर बरसात का सीज़न होता है तो क्या वो बीमार पड़ता है या नहीं पड़ता है। फिर उससे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो जब सोता है तो क्या पूरा चादर ओढ़ करके सोता है गर्मी के दिनों में। ठंडे में तो सभी कुछ उस तरह से सोते हैं, लेकिन देखिएगा जो पेशेंट सर से नहीं ढकना चाहते वो ठंडी में भी नहीं ढक पाते हैं, गर्मी में तो ढकेंगे ही नहीं। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो चादर जब लेके सोता है तो पूरी तरह से सर से लेकर पैर तक ढक के सोता है, इवन अपने सर को भी ढक लेता है, या फिर सर को खुला रखता है, या फिर वो चादर लेके सोता ही नहीं है। थोड़ा सा मौसम में ठंडापन आ जाए तो भी वो चादर लेके नहीं सोता है, बिल्कुल खुला सोता है। ओपन एयर में वो किस तरह से अपने आप को फील करता है, बंद रूम में कैसा फील करता है, पंखे के नीचे उसे कैसा महसूस होती है। तो ये सारी चीज़ हमें जाननी होती है। क्या थोड़ा सा पानी में भीगने से ही या शाम में नहाने के बाद क्या वो बीमार पड़ जाता है, बारिश में भीगने से क्या वो बीमार पड़ जाता है, थोड़ी सी ठंडी हवा लगने से क्या वो बीमार पड़ जाता है, क्या टॉन्सिल वगैरह बढ़ जाती है, खांसी वगैरह होने लगता है, क्या ठंडी से उसे कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं, ये सब जानना होता है। कोई भी पेशेंट आपको ये नहीं बता पाएगा कि मैं हॉट पेशेंट हूँ या चिली पेशेंट हूँ। आपको इन्वेस्टिगेट करना है कैसे वो हॉट हो सकता है या फिर वो चिली हो सकता है। तो ये सब हमें जाननी होती है। इससे भी पता चलता है कि अगर थोड़ी सी ठंडी का मौसम आ जाए, आप उससे जानने की कोशिश कीजिएगा कि क्या थोड़ा सी ठंडी आने के बाद ही क्या आप पूरा शॉल स्वेटर मोजा वगैरह हर चीज़ पहनने लगते हैं। तो आपको बताएगा कि हाँ हमको, अगर चिली पेशेंट हुआ तो बताएगा हाँ हमको थोड़ा सा ही ठंडा जब स्टार्ट होने लगता है तभी हम सारा कुछ ले पहनने लगते हैं क्योंकि मुझे ठंड लग जाती है। और फिर आप ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा क्या थोड़ा सा ठंडा आने के बाद ही क्या वो नहाना बंद कर देता है, क्या रोज़ नहाता है कि नहीं नहाता है। ये सब जानने के बाद हम लोग अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि पेशेंट हॉट है या चिली पेशेंट है। वेदर रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम चले आते हैं मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पे। अगर पेशेंट आपकी लेडीज़ है तो उसका मेंस्ट्रुएशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उसका फर्स्ट पीरियड कब हुआ था, कितने साल में हुआ था, क्या बहुत लेट करके हुआ था या बहुत पहले हो गया था। बहुत पेशेंट नहीं बता पाते हैं लेकिन आपको अप्रोक्स जोड़ना होता है, तो उस हिसाब से आप एज ऑफ फर्स्ट मेंसेस जान पाइएगा। एक अप्रोक्स आपको डेट उस वहाँ पे बैठाना होता है। फिर पूछिएगा कि उसका लास्ट पीरियड कब हुआ है, LMP जिसको बोलते हैं, लास्ट पीरियड कब हुआ है। अगर पेशेंट आपकी एजेड है तो आप उससे जानिए कि एज ऑफ मेनोपॉज क्या है, पेशेंट कब उसका पीरियड ख़त्म हो गया है, कितने साल से बंद है। और अगर बंद हो चुका है तो उस वक्त आप उसके अंदर कौन कौन सा प्रॉब्लम मतलब क्रिएट हो रहा है, उसे क्या हॉट फ्लशिंग हो रही है, उसे जोड़ का दर्द का शिकायत हो रहा है, मतलब क्लाइमेक्ट्रिक जो जो एलिमेंट्स हो सकते हैं वो सारे आपको डिस्कस करने, उससे पूछनी है। क्योंकि पेशेंट अपने से नहीं बता पाएगा। बहुत ऐसा सिम्टम होता है जो हैबिचुएटेड हो जाते हैं पेशेंट, तो फिर उसको ज़्यादा दिमाग में नहीं रखते हैं क्योंकि वो सोचते हैं तो मेरा रोज़ का है, यहाँ दर्द होना वहाँ दर्द होना। लेकिन आपको छानबीन करके पूछनी है उसको, उससे जाननी होती है। और अगर पेशेंट का मेंस्ट्रुएशन चल रहा है तो फिर हम उससे क्वेश्चन करेंगे कि उसकी क्वांटिटी कितनी होती है। वो आपको मेजरमेंट करके नहीं बताएगी, लेकिन आपको जानना होगा, समझना होगा कि उसे कितना मेंस्ट्रुएशन क्वांटिटी कितना होता है, एक दिन में वो कितने पैड यूज करती है और कितने दिन तक उसका चलता है। इस हिसाब से आप क्वांटिटी को जान पाइएगा। उसका ड्यूरेशन कितने दिन तक रहता है, कितने दिन तक पीरियड स्टे करता है, 2 दिन 3 दिन, ये उससे जानना होगा। फिर कितने दिन के इंटरवल पे उसकी पीरियड आती है, 30 डेज़ है, 28 डेज़ है, 32 डेज़ है, कितना डेज़ है, उससे डेट पता कर लीजिए। फिर अगर कपड़े में किसी तरह का कोई स्टेनिंग की बात है कि नहीं, कपड़े में किसी तरह का दाग लग जाता है तो छूटता है कि नहीं, क्या दाग बहुत जिद्दी होता है या फिर छूट जाता है इजली, कोई स्टेनिंग होता है कि नहीं, इसके बारे में जाननी होती है। फिर पीरियड के टाइम उसको किसी तरह का कोई ट्रबल होता है कि नहीं, किसी तरह का दर्द वगैरह, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, पीरियड से पहले, बीच में, चलता हुआ पीरियड में, या फिर पीरियड के बाद उसे किसी तरह का दर्द वगैरह या कोई भी परेशानी होती है कि नहीं, और अगर होती है तो उसे रिलीफ कैसे मिलता है, उसका प्रॉब्लम बढ़ता कैसे है, इमीडिएट कब करता है, ग्रेविट कब करता है, ये जानेंगे। फिर पीरियड के बाद बहुतों को ल्यूकोरिया का भी प्रॉब्लम होता है, तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पीरियड के बाद उसे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होती है, अगर होती है तो कितने दिन तक स्टे करती है, ये सब बात उससे क्लियर करेंगे। इसी दौरान हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पेशेंट को किसी तरह का सेक्सुअल डिज़ायर उस टाइम में होता है या नहीं होता है। इसके बाद चले आते हैं ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। पेशेंट के बच्चे के बारे में जानना होता है, डिलीवरी के बारे में जानना होता है, उसके ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री के बारे में जानना होता है। इस पोर्शन में क्या जानेंगे हम कि पेशेंट कितनी बार, अगर लेडीज़ है तो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, कितनी बार उसका मिसकैरेज हुआ है, कितनी बार उसका सही से डिलीवरी हुआ है। तो उससे आप सबसे पहले जानिएगा कि कितनी बार वो कंसीव की थी, वो बताएगी इतना बार, जितनी बार भी बताए
तो आप उससे पूछिएगा आपके बच्चे कितना है, उससे आप जान लीजिएगा कि उसका यानी मिसकैरेज हुआ है। अगर मिसकैरेज हुआ है तो क्यों हुआ, कितनी बार मिसकैरेज हुआ, ये सारा चीज़ नोट डाउन करना पड़ता है। नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं, एज ऑफ लास्ट चाइल्ड कितना है, लास्ट बच्चे की उम्र कितनी है, ये लिखना होता है। अगर बच्चे अगर डेथ कर गए हैं, मतलब होने के बाद डेथ किए हैं, तो डेथ का कारण लिखिएगा। और कितने बच्चे ऐसे हुए हैं, क्या स्टील बॉर्न हुआ था या पेट के अंदर ही बच्चा डेथ कर गया था, ये सारा हिस्ट्री आपको लिखना होता है। बच्चा अगर स्टील बॉर्न होता है या पेट के अंदर मर जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, तो ये सब से भी आपको माइसम का पता चलता है। इसके बाद व्यूअर्स, केस टेकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो आता है वो है जनरलिटीज़। जनरलिटीज़ के अंदर बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे थर्स्ट है, एपेटाइट है, डिज़ायर है, वर्जन है, डिसएग्री है, स्वेट है, स्टूल है, यूरिन है, स्लीप है एंड उसका ड्रीम है। ये सारा आपको आ जाता है जनरलिटीज़ के ग्रुप में। तो एक एक करके पेशेंट से हम पूछेंगे। सबसे पहले आता है थर्स्ट। पेशेंट को प्यास कितनी लगती है, उसे प्यास है कि नहीं है, अगर प्यास है तो कितनी है, दिन भर में कितना गिलास पानी पीता है, पानी पीता है तो ठंडा पीता है या नॉर्मल पानी पीता है, उसे डिज़ायर किस पानी की होती है, बहुत चिल्ड वाटर की, नॉर्मल वाटर की या हॉट वाटर की। और जब पानी पीता है तो एक टाइम में कितना पानी पीता है, क्या 2 घूंट पानी पी के छोड़ देता है, या एक टाइम में 1 गिलास से ज़्यादा पानी पीता है, या 1 गिलास से भी ज़्यादा पानी पीता है, या फिर हर थोड़े थोड़े देर में थोड़ा थोड़ा करके पानी पी रहा, या एक लॉन्ग इंटरवल पर पानी पी रहा है ज़्यादा कर करके। तो ये सब जानना होता है। और उसके साथ हम टंग भी देखेंगे पेशेंट का कि क्या उसका टंग ड्राई है, मॉइस्ट है, थीन है, ठीक है। ऐसे आपको टंग बाद में भी आपको नोट डाउन करना है, लेकिन यहाँ प्यास के दौरान भी देखना होता है कि पेशेंट का टंग कैसा है, बहुत ड्राई तो नहीं, बहुत मॉइस्ट तो नहीं, मॉइस्ट होने के बाद भी पानी पी रहा, तो ये अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम, ये आपको नोट डाउन करना होगा। अगर पेशेंट का टंग बहुत ड्राई है और पानी पीता है तो ये नॉर्मल सिम्टम है, फिर भी आप इसको नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि इससे भी मेडिसिन है। लेकिन ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हुआ क्योंकि ये अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम नहीं हुआ। अगर पेशेंट का टंग बहुत ड्राई है और फिर उससे पानी बिल्कुल प्यास नहीं लगती, मतलब दिन दिन भर बिना पानी के ही रह जाता, सिर्फ खाने वक्त 1-2 घूंट पानी पीता है और बोलता है मुझे डिज़ायर नहीं है, बस हम ज़रूरी समझ के पानी को पी लेते हैं, नहीं तो मुझे डिज़ायर बिल्कुल नहीं है, हम दिन भर वैसे ही रह सकते हैं। तो ये उसका अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम हुआ कि उसका टंग पूरा ड्राई है और उसे प्यास नहीं लगती है। और उस पर से अगर सीजन गर्मी का हो, उस पर से और वो बोल दे कि मुझे गर्मी मतलब मुझे गर्मी तो लगती है पर मुझे प्यास नहीं लगती है, तो ये और भी अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम हुआ। तो ये चीज़ को आप नोट डाउन कीजिएगा और सिर्फ इस एक लाइन सिम्टम पे अगर आप कोई डिजीज़ उसका इस एक लाइन सिम्टम पे आप उसके डिजीज़ को जज कर सकते हैं। इस एक लाइन सिम्टम पे ही आप पूरे केस टेकिंग को साइड कर करके सिर्फ 1 लाइन सिम्टम पे भी आप उसे अगर मेडिसिन देते हैं तो उसका डिजीज़ बहुत हद तक क्योर होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये सिम्टम पल्सटीला का बहुत रेड लाइन सिम्टम है कि ड्राई टंग है पेशेंट को पर प्यास बिल्कुल नहीं है। इस एक लाइन सिम्टम पे आप अगर दवा देते हैं तो भी ये बहुत हद तक आपकी डिजीज़ क्योर होने के चांसेस रहते हैं। पेशेंट के एपेटाइट के बारे में जानेंगे, उसके भूख के बारे में, उसका भूख कैसा है, एक्सेसिव है, बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, क्या भूख लगती है तो बर्दाश्त कर पाता है या नहीं कर पाता है। उसके बाद आ जाते हैं डिज़ायर पे। डिज़ायर भी एक ऐसी टॉपिक है कि अगर आप डिज़ायर पे भी मेडिसिन सिलेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि डिज़ायर में भी पेशेंट बहुत ज़्यादा किस चीज़ का डिज़ायर होता है, अगर वो 2-3 चीज़ ऐसा बता दे जो एकदम क्रेवी है उसके लिए तो आप उस पर मेडिसिन सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आपको जानना होगा कि क्या पेशेंट को क्या पसंद है सबसे ज़्यादा। आप पहले पूछिएगा उसको दुनिया की जितनी नेमत है उसमें सबसे ज़्यादा उसे क्या पसंद है, फिर वो बोले कि मुझे ऑप्शन दीजिए, तो आप उससे पूछिएगा तीता, खट्टा, मीठा, जाल, ये चारों फ्लेवर में उसे क्या पसंद है, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, मीठा, तीता, झाल, खट्टा या बिटर, तीतापन, उसे क्या पसंद है। वो बताएगा, अगर मानिए मीठा बताता है या बोलता है नमकीन मुझे पसंद है, तो पूछिएगा क्या बहुत ज़्यादा पसंद है आपको। अगर चारों फ्लेवर में यहाँ रखते हैं तो आप एक फ्लेवर उठाना है तो कौन सा उठाइएगा, एक ही चांस आपको मिलेगा, कौन सा फ्लेवर उठाइएगा, तो आपको बताएगा कि जो उससे सबसे ज़्यादा डिज़ायर होगा वो चीज़ वो बताएगा वहाँ पे, तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर उससे पूछिएगा क्या करेला का तीतापन तुम्हें पसंद है कि नहीं, क्या कच्चा नमक तुम एक्स्ट्रा लेकर के खाते हो कि नहीं, मतलब खाने में कम हुआ या ज़्यादा हुआ। बहुत सारे पेशेंट जो कच्चा नमक ले के खाते हैं, जिन्हें हैबिट होती है, वो हर हाल में लेके ही खाएंगे। अक्सर नेट्रम के पेशेंट ऐसे करते हैं। उसके बाद उससे पूछिएगा रोटी और भात में उसे क्या पसंद है, ज़्यादा रोटी पसंद करता है या ज़्यादा भात पसंद करता है। गोश्त, अंडा, मछली, ये तीनों में उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, बहुत ज़्यादा क्रेजी किस चीज़ के लिए है। अगर वो बता दे कि मुझे अंडा पसंद है तो आप उससे पूछिएगा उसे बॉयल्ड अंडा ज़्यादा पसंद है या फिर तला हुआ, क्योंकि दोनों में मेडिसिन अलग अलग रिफ़र करती है। अगर वो बोलता है कि मुझे मीट ज़्यादा पसंद है तो आप उससे पूछिएगा आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है या
कबाब आइटम जो रहता है, सूखा हुआ गोश्त, वैसा उसे पसंद है। खाना वो खाता है तो ठंडा खाना ही लेके खा लेता है या फिर खाना को गर्म करता है। गर्म मतलब इतना गर्म कि उसके ज़बान में गर्म का एहसास हो। एक बहुत कम गर्म खाने वाला होता है, एक एकदम हॉट खाने वाला होता है, यानी मतलब चूल्हा पर से उतरा ही नहीं कि बस मुझे खाना है, वैसा गर्म खाना खाना पसंद करता है। ये चीज़ भी ध्यान रखना होगा। और फिर उसे ब्रेड कैसा लगता है, एवर्सन टू ब्रेड तो नहीं है, ये सारी चीज़ उससे हम जानेंगे। उसे दूध पसंद है कि नहीं, दूध पीना चाहता है कि नहीं, उसे फल पसंद है कि नहीं, और अगर पसंद है तो कौन सा फल, खट्टा फल ज़्यादा पसंद करता है, मीठा फल ज़्यादा पसंद करता है। इस तरह से हम डिज़ायर वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। जाते हैं एवर्सन पे। कौन ऐसा चीज़ है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता खाने में, वो चीज़ हम वहाँ एवर्सन में नोट डाउन करेंगे। उसके बाद आता है डिसएग्री। कोई ऐसा चीज़ जो उसे खाने में बहुत पसंद है पर उसे खाने के बाद उससे परेशानी बढ़ जाती है। मानिए कोई पेशेंट आपके पास हेडेक लेकर के आया और उसका प्रेजेंट कंप्लेंट में आप लिखे हैं हेडेक, और पेशेंट को मीठा बहुत पसंद है, डिज़ायर में हम लोग मीठा लिखे हैं। उसके बाद वो बोलता है कि हम मीठा तो खाते हैं, मुझे बहुत पसंद है, पर मीठा खाने के बाद मेरे सर में दर्द होने लगता है, या मुझे चक्कर आने लगती है, या कोई भी प्रॉब्लम होने लगता है, तो आप उसे डिसएग्री में नोट डाउन करिएगा। क्योंकि पेशेंट को पसंद तो है पर बेचारा खा नहीं पाता, क्योंकि उसे डिसएग्री हो जाती है, मतलब उससे उससे परेशानी बढ़ने लगती है। तो ये चीज़ नोट डाउन करेंगे, ये भी एक अनकॉमन पेक्यूलियर सिम्टम है। फिर पेशेंट के स्वेट के बारे में पता करेंगे, पसीना के बारे में, उसे पसीना होता है या नहीं होता है, कितना हद तक होता है, उसके कवर पार्ट में होता है ज़्यादा या अनकवर पार्ट में, फेस में होता है, हेड में होता है, पाम में होता है, हाथ और पैर के सोल्स में होता है कि नहीं, ये चीज़ हमेशा आपको पूछ करके जानना होगा। बॉडी के अपर पार्ट में ज़्यादा पसीना उसे होता है या लोअर पार्ट में होता है, बहुत कम पसीना होता है या बहुत प्रोफ्यूज होता है, क्या सोने के बाद उसका तकिया भीग जाता है उसके सर से, या ऐसे ही उसका हेड में बहुत पसीना होता है। पसीना अगर होता है तो उसका स्मेल कैसा है, कपड़े में कलर कौन सा लग जाता है, उसका स्टेनिंग के बारे में भी जानेंगे। फिर आते हैं हम लोग स्टूल पे। अब उसके बाद उसके पैखाने के बारे में मुझे हम लोग को सब कुछ जानना होता है। जैसे वो दिन भर में कितनी बार जाता है, क्या रेगुलर उससे पैखाना होता है या नहीं होता है, नंबर ऑफ स्टूल पर डे ये लिखना होता है। कंसिस्टेंसी कैसी होती है, सेमी सॉलिड है, बहुत ड्राई है, लूज है, इसको भी नोट डाउन करना होता है। स्मेल कैसा रहता है, कलर कैसा रहता है, क्या वो जाने के बाद तुरंत पैखाना उसको हो जाता है या फिर बहुत टाइम लेकर के करता है, बहुत देर तक उसे बैठना पड़ता है, क्या लैट्रिन लगने के बाद वो बर्दाश्त कर पाता है या फिर उसे तुरंत जाना होता है, जाने के बाद इजीली पास हो जाता है या फिर नहीं हो पाता है, सेटिस्फेक्शन हो पाता है कि नहीं, लैट्रिन होने के बाद उसे सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं, कि लगता है कि नहीं अभी भी लगा हुआ, क्या उसे बार बार पैखाना लगने की शिकायत है कि नहीं है, उसके पैखाने में म्यूकस या ब्लीडिंग किसी तरह का होता है या नहीं होता। उसके बाद हम चले आएंगे यूरिन के ऊपर। यूरिन का भी उसका छानबीन करना ज़रूरी होता है। यूरिन में हम पूछेंगे कि क्वांटिटी कितना होता है, तो पेशेंट आपको बता नहीं पाएगा। आपको जानना होगा कि वो दिन भर में कितना पानी पीता है और कितनी बार बाथरूम जाता है, कितना ml अप्रोक्स उसको बाथरूम होता होगा। ये बात से आप अनुमान लगा करके अप्रोक्स लिख सकते हैं। कलर कैसा रहता है, पेशाब में स्मेल कैसा रहता है, कहीं स्मेल उसे बहुत ज़्यादा तो नहीं कि एक बार वो टॉयलेट से आ जाए तो दूसरे लोग जा नहीं सकें। होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, पेशाब लगने के बाद कितना देर तक बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये भी ध्यान देना है। किसी तरह का उसे दर्द होता है कि नहीं, पेशाब लगने पे किसी तरह का पेन वगैरह होता है कि नहीं, पेशाब करने के बाद सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं, कि उसे लगता है अभी भी थोड़ा बाकी है, क्योंकि स्ट्रक्चर के केस में हमेशा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है पेशाब होने के बाद भी। तो ये सब ध्यान देंगे। उसके बाद उसके टेंडेंसी टू सपरेशन जानेंगे। किसी भी तरह का ऐसा तो टेंडेंसी नहीं कि कुछ कट जा रहा है तो कहीं पे उसके बदन में कहीं पे भी बॉडी में कुछ कट मार्क हो रहा है या कुछ काट ले रहा है तो पक तो नहीं जा रहा है, पक रहा है या सूख जा रहा है, ये बात का ध्यान रखेंगे, उससे पूछेंगे। क्योंकि अगर टेंडेंसी टू सपरेशन है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकता है। हम लोग उस वक्त किसी तरह का लैब इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन सिम्टम के द्वारा हम जान सकते हैं कि पेशेंट को कौन सा डिजीज़ है या नहीं है। फिर पेशेंट से आप स्लीप के बारे में पूछिएगा, सोने के बारे में, वो कितने घंटे सोता है, किस करवट में सोना पसंद करता है, पेट के बल सोना ज़्यादा पसंद करता है या पीठ के बल में सोना पसंद करता है, सोता है तो क्या अपने आप को पूरी तरह से भांज कर लेता है या फिर पूरा इरेक्ट पोजीशन में सोता है, सोने के टाइम उसका नाक बजता है कि नहीं, उस पेशेंट पार्टी से पूछेंगे। पेशेंट ही नहीं बता पाएगा कि मेरा नाक बजता है कि नहीं बजता है, स्नोरिंग साउंड जिसे बोलते हैं, ये आप पेशेंट पार्टी से पूछिएगा। नींद में पेशेंट रेस्टलेस होता है कि नहीं, बहुत लोग ऐसे होते हैं सोने के बाद भी बहुत रेस्टलेस रहते हैं, हमेशा करवट बदलते रहते हैं। किसी को अस्थमा का अगर प्रॉब्लम होता है तो सोने के बाद परेशानी बढ़ती है। तो ये सब चीज़ पेशेंट से हम पूछेंगे। उसके बाद हम उसके ड्रीम पे चले जाते हैं, तो सपना क्या देखता है, ये सारी चीज़ में आपको बहुत ऐसा पेशेंट है जो सपने के बारे में बता नहीं पाता, उसे याद नहीं रह पाता, लेकिन बहुत लोग को याद रहता है, क्योंकि कोई कोई सपना लोग बहुत बार देखते हैं। जैसे कि
थोड़ी सी ऊंचाई से बार बार नीचे गिरने का। तो ये चीज़ अगर होता है कि कोई भी पेशेंट अगर किसी भी सपने को ज़्यादा देख रहे हैं, एक से ज़्यादा बार देख रहे हैं, मतलब वो एक तरह का हैबिट हो गया है, उस चीज़ को हम नोट डाउन करेंगे। तो उससे हम पूछेंगे क्या कोई आप एक्सीडेंट का केस देखते हैं, गुस्सा होने का कोई केस देखते हैं, कोई जानवर को देखते हैं, किसी तरह का बिजनेस पर्पज बिजनेस रिलेटेड कोई चीज़ देखते हैं, डांसिंग के बारे में, डार्कनेस के बारे में पूछेंगे, डेड बॉडी को देखता है कि नहीं, इसके बारे में भी जानेंगे। या फिर ऐसा कुछ तो नहीं कि हम डिजीज़ में गिरफ्तार हो गए हैं, हम ख्वाब में देख रहे हैं कि हम बीमार पड़ गए हैं बहुत ज़्यादा, या फिर हम हाई प्लेस से नीचे गिर रहे हैं, या आग यानी फायर का देख रहे हैं, भूत के बारे में देख रहे हैं, घोस्ट, या कोई भी डरावना कोई ख्वाब देख रहे हैं, या सफ़र करने का देख रहे हैं, जर्नी का, या फिर कोई गंदे ख्वाब देख रहे हैं, कोई सेक्सुअल किसी तरह का कोई ख्वाब देखा जा रहा है, या फिर किसी का मर्डर करने का, रॉबरिंग करने का, मतलब कोई डकैती वगैरह हो रहा है, या सांप वगैरह का हम देख रहे हैं, या फिर डिफरेंट और भी कोई ख्वाब देख रहा है। तो ये सब भी चीज़ नोट डाउन करना होता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है माइंड। माइंड के बिहाफ पे हम लोग बहुत सारा मेडिसिन सिलेक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी अदर पोर्शन। हम लोग सारे पोर्शन को अगर छोड़ भी देते हैं, सिर्फ माइंड के बिहाफ पे हम किसी पेशेंट को ट्रीट करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन मेंटल सिम्टम जानना बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है और बहुत ज़रूरी भी होती है। तो हम पेशेंट के माइंड को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो पूछेंगे कि उसे अकेला रहना पसंद है या सबके साथ में रहना पसंद करता है, उसकी इमोशंस कैसी है, थोड़ा सा कुछ भी टीवी वगैरह में देखता है, कुछ भी इमोशनल चीज़ देख के क्या रोना आ जाता है कि नहीं। आप देखिएगा अगर पेशेंट बहुत माइल्ड पोलाइट हुआ, वीपिंग डिस्पोजिशन हुआ, तो देखिएगा आप जब उसका कुछ भी इमोशनल पार्ट पे मतलब पता करने की कोशिश कीजिएगा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आता है। आप उसे कंसोलेट करते हैं तो उसे आराम मिलता है। तो ये सब दोस्तों एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। आप किस तरह से पेशेंट के साथ बात कर रहे हैं, किस तरह से उसे आप अपने विश्वास में ले रहे हैं, ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से हम उसका नेचर को बहुत हद तक जान पाते हैं। फिर उसके गुस्से के बारे में जानेंगे, जिद कैसा है, माइजर है कि नहीं है, पैसा किस हिसाब से खर्च करता है। अगर गुस्सा होता है तो क्या बहुत इजीली एंगर हो जाता है, गुस्से में क्या करता है, सामान इधर उधर फेंकता है, तोड़ता है, या फिर गिल्टी फील करता है, रोने लगता है। ये सब चीज़ उससे पता करेंगे। फिर पूछेंगे कि उससे डर किसी चीज़ का है कि नहीं, किसी जानवर का, कुत्ता का, सांप का। सांप का तो सभी का जानवर सांप से सभी को डर लगता है, लेकिन कभी कभी देखिएगा किसी किसी को सांप से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इतना कि इमेजिनेशन करता भी है तो उससे लगता है कि कहीं सांप आ जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, ऐसा ऐसा उससे फीलिंग होती है। तो इस बात पे हम ध्यान देंगे कि उससे सांप से बहुत ज़्यादा तो डर नहीं है, कुत्ता से बहुत ज़्यादा तो डर नहीं है, और पहाड़ से, ऊंचाई से है कि नहीं, डीप पानी से है कि नहीं, डूबने का उसे डर होता है कि नहीं, बिजली कड़कने से डर लगता है कि नहीं, उसे भूत वगैरह का भी डर लगता है कि नहीं, अंधेरा में अकेला रह सकता है कि नहीं रह सकता है, कहीं उसे हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम तो नहीं है, इल्यूशन या हेलुसिनेशन, कोई ऐसा चीज़ जो है ही नहीं मगर इमेजिन कर ले रहा है, या फिर कोई ऐसा चीज़ है, मान लीजिए रस्सी कहीं पे गिरा हुआ है और उससे थोड़ा बहुत वो समझ रहा है कि रस्सी है, लेकिन फिर उसका माइंड थोड़ी देर के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं वो सांप है, थोड़ा सा अंधेरा पड़ रहा है तो उसको इमेजिन कर ले रहा है कि वो सांप है। तो ये सब भी हेलुसिनेशन, इल्यूशन, ये सब चीज़ पे भी हम ध्यान देंगे और उससे पूछेंगे। किसी तरह का टेंशन तो उसके दिमाग में नहीं है, कोई बात लेकर के अंदर अंदर घुट तो नहीं रहा है, किसी तरह का डर तो उसके दिमाग में नहीं बैठा हुआ, किसी तरह का कोई प्रेशर तो नहीं है, मतलब ग्रीफ वगैरह तो नहीं है, डिसअपॉइंटेड ऑफ लव तो नहीं है, या इकोनॉमिकल कोई कंडीशन की वजह से उसे परेशानी तो नहीं है। ये सारी चीज़ मनी मेंटल हर चीज़ उसको जो अनकॉमन हो उसे हम नोट डाउन करेंगे। इस तरह से माइंड का चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं जनरल मोडेलिटीज़ पे। जनरल मोडेलिटीज़ क्या है दोस्तों, इसमें देखते हैं कि पेशेंट किस सीजन में अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो भी डिजीज़ रहता है वो भी उसका ठीक हो जाता है। जैसे स्किन का प्रॉब्लम, बहुतों का ऐसा होता है कि स्किन का प्रॉब्लम गर्मी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी को होता है कि ठंडी में ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत ऐसा केस है जो किसी को सीजन पे डिपेंड करता है, किसी को रात और दिन पे डिपेंड करता है, किसी को बरसात में, ड्राई वेदर में डिपेंड करता है। तो ये सब पेशेंट से जानेंगे कि उसे कौन सा सीजन सबसे अच्छा लगता है, किस सीजन में या किस टाइम में, या दिन भर के किसी टाइम में, या किसी भी हालत में कब वो अच्छा फील करता है और कब उसे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये जनरल मोडेलिटीज़ में लिखेंगे। इस तरह से थ्योरी पार्ट केस टेकिंग का पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब आता है एग्जामिनेशन पार्ट। एग्जामिनेशन पार्ट में सबसे पहले हम टंग देखेंगे, पेशेंट का टंग ड्राई है कि मॉइस्ट है, थीन है या ठीक है, इम्प्रिंटेड टीथ है कि नहीं, दांत में किसी तरह का कुछ भी जमा हुआ है कि नहीं। टोबैको जो खाते हैं उनका भी इम्प्रिंट हो जाता है, और जो जिनके दांत का क्वालिटी ख़राब होती है उनका भी दांत में देखिएगा एक परत की तरह जम जाता है।
तो ये सब भी हम लोग देखेंगे। कॉटेड है या क्लीन है उसका टंग, और उसके दांत भी देखेंगे कि टंग और दांत उसका कॉटेड है या क्लीन है, किसी तरह का अल्सर तो नहीं है उसके जुबान में या गम में। उसके गम में देखेंगे कि किसी तरह का मतलब ब्लीडिंग वाला तो ऐसा कुछ नहीं है सिम्टम की, स्कर्वी टाइप का कोई प्रॉब्लम जैसे ब्लड आता हो, ब्लीडिंग आती हो या फिर पस आता हो। तो ये सब चीज़ भी उससे पूछेंगे कि कहीं आपके दांत से खून तो नहीं आता, ब्रश करने वक्त तो खून नहीं आता है, मुंह में किसी तरह का गंध है कि नहीं। आपको उस वक्त केस टेकिंग के दौरान भी पता चलेगा कि उसके मुंह में गंध है कि नहीं है, लेकिन आप उसके बावजूद भी पूछिएगा, क्योंकि कभी कभी किसी का टाइमिंग भी मेंटेन टाइमिंग के हिसाब से भी होता है। कोई सुबह उठा है, ब्रश नहीं किया, उस वक्त बहुत ज़्यादा मुँह महक रहा है, ब्रश करने के बाद ठीक हो जाता है, फिर खाने के बाद महकने लगता है। तो ये सब भी चीज़ आप उसको जानिएगा। इनीमिया के बारे में जानिएगा। ऐसा नहीं है कि एनीमिया आप इन्वेस्टिगेशन जब तक लैब इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं जानेंगे, आरबीसी नहीं जानेंगे, तब तक नहीं जान पाएंगे। नहीं, आप उससे एग्जामिन कीजिएगा, उसके आइज़ उसके नेल देख करके, तो उसके सिम्टम को पूछ करके, तो आपको एनीमिया का पता चलेगा। कौन सा एनीमिया ये आप नहीं जान पाइएगा, लेकिन हाँ ब्लड की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी आपको समझ में आएगी। जॉन्डिस के बारे में भी आप एग्जामिन कीजिएगा, इडीमा देखिएगा, ब्लड प्रेशर उसका चेक कीजिएगा, पल्स रेट देखिएगा। ये सारी चीज़ करने के बाद अब आते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे। अगर पेशेंट कोई किसी तरह का लैब इन्वेस्टिगेशन करवाया है तो उसका रिपोर्ट आप यहाँ नोट डाउन कीजिएगा। फिर सारे जब रिपोर्ट उसकी लिखने के बाद अब आप एक अपना पर्सनल व्यू दीजिएगा, पर्सनल डायग्नोसिस कीजिएगा कि पेशेंट को क्या हो सकता है। आप पूरी तरह से सिम्टम ले लिए, एग्जामिन कर लिए, उसका लैब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी देख लिए। अब उसके बिहाफ पे आप अपना एक डिसीजन लिखिएगा, जो पेशेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद के नॉलेज के लिए आप लिख सकते हैं। हालांकि हम लोग डिजीज पे डिपेंड नहीं होते हैं, हम लोग सिम्टम पे डिपेंड होते हैं। होम्योपैथी सिम्टम्स पे डिपेंड होते हैं। होम्योपैथी के हिसाब से सिम्टम्स जो भी बोलेंगे उसी हिसाब से हम लोग दवा देते हैं, हम लोग डिजीज़ को ध्यान नहीं देते। इस तरह से इन्वेस्टिगेशन कोर्सेज भी ख़त्म होते हैं। उसके बाद हम लोग इवैल्यूएशन पे आते हैं। ये लास्ट पोर्शन है केस टेकिंग का। पूरी तरह से जब आप केस टेकिंग कर लिए होते हैं, सारे सिम्टम्स ले लिए होते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी हो गया रहता है, फिर लैब का इन्वेस्टिगेशन भी रिपोर्ट आप लिख लेते हैं, उसके बाद आप टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स लिखते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ द सिम्टम्स जिसको बोलते हैं। हम पूरा निचोड़ को लिखते हैं अपने नॉलेज के लिए, क्योंकि हमारे पास भी एक फॉर्मेट होना चाहिए कि हम किस किस सिम्टम पे बिहाफ पे पेशेंट को दवा दे रहे हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ द सिम्टम्स हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, और जो जो मेन सिम्टम है जिस पे आप दवा देना चाह रही हैं या जो आपको लग रहा है अनकॉमन पेक्यूलियर सिम्टम है, वो सारा नोट डाउन करेंगे। उसके बाद आप पेशेंट का ट्रीटमेंट, अब उसका इलाज होगा इसी सिम्टम्स के बिहाफ पे। आप उस सिम्टम्स को देख करके आप पेशेंट के लिए आप मेडिसिन सिलेक्शन कर सकते हैं। उसी सिम्टम्स के बिहाफ पे अब पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और फिर आप मेडिसिन सिलेक्शन कीजिएगा। तो इस तरह से आपका केस टेकिंग का फॉर्मेट पूरी तरह से कंप्लीट होती है। अब जब नेक्स्ट टाइम में पेशेंट आएंगे, उसके पहले आप पेशेंट को खाने का तरीका, दवा खाने का तरीका, लेने का तरीका, क्या क्या चीज़ अवॉइड करना है दवा लेने टाइम, ये सारी चीज़ आप बताइएगा। फिर जब पेशेंट अगली बार आती हैं तो उसे आप फॉलोअप कीजिएगा और फिर सेकंड प्रिस्क्रिप्शन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो जानकारी के लायक लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।